बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रज़िया सुल्ताना की खलवतगाह में मौलाना अमादुद्दीन और दूसरे दरबारी उलमा मौजूद थे। मौलाना अमादुद्दीन वही दुनियादार बुजुर्ग थे जिन्हें अपने ज़ाहरी इल्म पर बड़ा नाज था और जो हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह जैसे कुतुब ज़मा पर ताना जन रहते थे। मौलाना अमादुद्दीन ने एक बार सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश को नज़ीर शाह से भी बदगुमान करने की कोशिश की थी और वाली हिंदुस्तान बहुत दिनों तक उस मर्द कलंदर से नाराज रहा था। रज़िया सुल्ताना ने मौलाना अमादुद्दीन को मुखातिब करते हुए कहा, यह एक पुरस्रार तहरीर है, मगर मैं समझता हूँ कि आपका जहन मेरे इस मामले का हल तलाश कर लेगा। मौलाना अमादुद्दीन बहुत देर तक उन लकीरों को देखते रहे, फिर एक शान बेनियाजी के साथ कहने लगे, इन लकीरों में कोई पुरस्रारियत नहीं। मौलाना अमादुद्दीन के बाद दूसरे उलमा ने भी बारी बारी उन लकीरों को देखा। ना ये अक़लीदत की कोई शक्ल है और न सितारों से मुतालिक कोई तिलिस्म। तमाम उलमा की एक ही राय थी। कोई जाहिल शख्स भी ये चार लकीरें खींचकर दावा कर सकता है कि उसने एक पुरस्रार सवाल तरतीब दे दिया है। रज़िया सुल्ताना बहुत गौर से अपने दरबारी उलमा की राय सुनती रही। फिर उसने दोबारा मौलाना अमादुद्दीन को मुखातिब किया, ये नज़ीर शाह मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर है। मैं नहीं समझती कि उन जैसा बुजुर्ग मुहम्मल और बेमकसद लकीरें खींचकर कोई झूठा दावा कर सकता है। नज़ीर शाह रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते ही मौलाना अमादुद्दीन बरहम नजर आने लगे। आप भी किस पागल शख्स की बात करती हैं? यह लबो लहजा एक आलम दीन के शाया निशान नहीं। रज़िया सुल्ताना के चेहरे पर नागवारी का रंग उभर आया। हमें आपका तर्ज कलाम पसंद नहीं आया। सुल्तान आजम, आप नज़ीर शाह को नहीं जानती? मौलाना अमादुद्दीन संभल गए। नज़ीर शाह एक नासूदा और महरूम शख्स है। गुर्बत और अफलास की ज्यादती ने उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगाड़ दिया है और वो शहाने वक्त से हसद रखता है और उन्हें बद्दुआएं देता है। सुल्तान मरहूम व मकबूर भी उससे खफा रहते थे। पता नहीं कि वो महल में किसकी इजाज़त से आया था और एक कागज़ पर चंद लकीरें खींचकर क्या साबित करना चाहता था। मौलाना मोहतरम, आपको इससे कोई गर्ज नहीं होना चाहिए कि नज़ीर शाह यहाँ क्यों आए थे। रज़िया सुल्ताना के लहजे की तलखी बदस्तूर थी। मुझे गर्ज है सुल्तान आज़म कि मैं इस ख़ानदान आलिया का पुराना नमकखार हूँ। मौलाना अमादुद्दीन ने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, शायद आपको याद नहीं रहा कि ख़त्म कुरान की तकरीब में नज़ीर शाह भी शरीक हुआ था और फिर आपको मौत की बद्दुआ देकर चला गया था। मौलाना अमादुद्दीन ने बहुत पुरानी बात दोहराई। वो नज़ीर शाह मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह से इंतकाम लेना चाहते थे। नज़ीर शाह का कसूर बस इतना था कि वो दुनियादार उलमा पर सरेआम सख्त तनकीद करते थे। मौलाना अमादुद्दीन को ख्याल गुजरा कि अगर नज़ीर शाह महल में आने जाने लगे तो उनका मजहबी इक़्तिदार ख़तरे में पड़ जाएगा। हालांकि नज़ीर शाह ने ऐसे कई मौक़े ठुकरा दिए थे जब उन्हें कसर सुल्तानी से बेशुमार मराहत हासिल हो सकती थीं, लेकिन मौलाना अमादुद्दीन के दिल में चोर था, इसलिए वो एक फर्जी तूफ़ान की आमद से पहले मजबूत बंध बांध देना चाहते थे। रज़िया सुल्ताना ने अपने जहन पर बहुत जोर दिया, मगर ऐसा कोई वाक़या उसके जहन में महफूज नहीं था। फरमा रवाए हिंद को तो बस नज़ीर शाह का चेहरा याद था जिस पर सरशारी की कैफियत तारी थी, और वो दुआया कलमात याद थे जो मजजूब के होंठों से तेज़ बारिश की तरह बरस रहे थे। मौलाना अमादुद्दीन ने नज़ीर शाह के इस जुमले को बुनियाद बनाया था जब दहली के मजजूब ने रज़िया की क़िरात की तारीफ़ करते हुए कहा था, अफसोस ये बेरहम दुनिया इस दिलकश आवाज़ को ज़्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी। मौलाना अमादुद्दीन के नज़दीक ये मनहूस कलमात थे जो रज़िया सुल्ताना के हक़ में इस्तेमाल किए गए थे। मौलाना का ख्याल था कि फरमा रवाए हिंद उनकी इस दलील से मुत्तमिन होकर नज़ीर शाह को रांदा दरगाह करार दे देगी, मगर रज़िया सुल्ताना पर उल्टा असर हुआ। नज़ीर शाह कौन है मैं खूब जानती हूँ। रज़िया ने मौलाना अमादुद्दीन की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। अगर आप नज़ीर शाह की तहरीर का मफहूम नहीं समझ सके तो बराह करम अपनी ज़ुबान को गीबत से आलूदा ना कीजिए। सुल्तान आज़म, मैं उस मजलिस में नहीं बैठ सकता जहाँ एक मकबूतुल हवास शख्स को आलिम का दर्जा दे दिया जाए। ये कहकर मौलाना अमादुद्दीन खड़े हो गए। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के ज़माने में भी मौलाना ने नज़ीर शाह मजजूब के हवाले से इसी किस्म का तमाशा किया था। जब इंसान अक़ीदत में अंधा हो जाए तो फिर किसी के ऐब भी हुनर नजर आने लगते हैं। मगर मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा सुल्तान आज़म कि नज़ीर शाह ने जब भी कसर सुल्तानी में कदम रखा है कोई ना कोई हंगामा ज़रूर बपा हुआ है। वो एक औरत की हुकूमत को इस मुल्क के लिए लानत समझता है। मौलाना अमादुद्दीन का ये इंकिशाफ सुनकर पूरी मजलिस पर सन्नाटा छा गया। अगर आप नज़ीर शाह की खींची हुई बेमानी लकीरों पर एतकाद रखती हैं तो फिर समझ लीजिए कि यह आपकी बर्बादी का कोई तिलिस्म है। मौलाना अमादुद्दीन दिल से खातून की हुकूमत के कायल नहीं थे, मगर ज़ुबानी तौर पर दिन रात रज़िया सुल्ताना की बुलंद इकबाली के लिए दुआएं करते रहते थे। आज जब इस मजलिस ख़ास में नज़ीर शाह की शख्सियत ज़ेर बहस आई तो मौलाना अमादुद्दीन ने बड़ी होशियारी से अपने जज्बात और ख़यालात को एक मर्द कलंदर के नाम से मंसूब कर दिया जो इस सिलसिले में यकसर बेगुनाह था। अपने बारे में नज़ीर शाह का ये तबसरा सुनकर रज़िया को शदीद अजियत पहुंची थी। अहले दरबार ने देखा
کہ فرما روائے ہند حیرت و سکوت کی زیادتی سے پتھر کا کوئی مجسمہ بن کر رہ گئی تھی۔ مولانا عماد الدین رضیہ سلطانہ کو اسی کرب میں مبتلا چھوڑ کر دربار سے رخصت ہو گئے۔ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ نذیر شاہ مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کی جستجو جاری رہی اور رضیہ سلطانہ اسی پر اسرار تحریر میں الجھی رہی۔ پھر یکایک صورتحال بدل گئی اور سیاست کے افق پر تاریک بادل چھا گئے۔ ایک دن رضیہ سلطانہ کو لاہور کے حاکم کا خط موصول ہوا۔ ملک عز الدین کبیر خانی نے القاب کے بغیر فرما روائے ہند کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا تھا، میں ذاتی طور پر ایک عورت کی حکمرانی کا قائل نہیں ہوں، اس لیے میری گردن میں آپ کا طوق فرما برداری بھی موجود نہیں ہے۔ اب لاہور کی سرزمین آزاد ہے اور اس کا دہلی سے کوئی تعلق باقی نہیں رہا۔ یہ ایک پریشان کن خبر تھی۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے سالار سیف الدین ایبک اور دوسرے امراء سلطنت سے مشورہ کیا، ابھی آپ مراسلت کے ذریعے ملک عز الدین کو سمجھانے کی کوشش کیجیے۔ امیر تاج محمد نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ابھی ہمارے حق میں انتظار ہی بہتر ہے۔ دوسرے امیر خواجہ رشید نے عرض کیا، فی الحال شاہی جاسوسوں کے اس بات کی تحقیق پر متعین کر دیجیے کہ ملک عز الدین نے تنہا بغاوت اختیار کی ہے یا کچھ دوسرے امیر بھی اس کے ہم نوا ہیں۔ نظام الملک علاء الدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی کی مسلسل روپوشی مجھے ایک نامعلوم سے خطرے کا احساس دلا رہی ہے۔ رضیہ سلطانہ نے اپنے مشیروں کی رائے سے اتفاق کرتے ہوئے حاکم لاہور کے خط کا جواب دیا اور اسے اس کی گزشتہ خدمات یاد دلاتے ہوئے لکھا، تم تو ان امراء سلطنت میں شامل تھے جن پر وفا نازاں رہتی تھی اور اعتبار فخر کیا کرتے تھے، پھر تمہیں یہ کیا ہو گیا کہ تمام عہد و پیما بھلا دیے اور باغیوں کے اس صف میں کھڑے ہو گئے؟ میری حکمرانی پر تمام درباری علماء اور وزیر و امیر متفق ہو چکے ہیں۔ اگر کسی غلط فہمی کے باعث تمہارے ذہن میں کچھ اندیشے پیدا ہو گئے تو دہلی آ کر انہیں رفع کر لو۔ میرے اور تمہارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی کچھ بھی کہے مگر تم سے لاہور کی حکومت کوئی نہیں چھین سکتا، یہ میرا وعدہ ہے۔ رضیہ سلطانہ کی کنیز خاص صوفیہ، جو دراصل شہزادہ معز الدین کی جاسوسہ تھی، سائے کی طرح سلطان کے ساتھ لگی رہتی تھی۔ پھر ایک دن صوفیہ نے شہزادہ معز الدین کو باخبر کرتے ہوئے کہا، سلطان میرے اور آپ کے تصور سے بھی زیادہ یاقوت حبشی پر مہربان ہیں۔ شہزادہ معز الدین کے چہرے کا رنگ بگڑ گیا۔ آخر تو نے کیا دیکھا صوفیہ؟ شہزادے کے لہجے سے تلخی نمایاں تھی۔ دیکھا نہیں، محسوس کیا شہزادہ عالم۔ صوفیہ کے لہجے میں بڑی شگفتگی تھی، جیسے وہ کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے کر لوٹی ہو۔ کسی نامحرم کو اپنی خلوت میں طلب کرنا اور پھر گھنٹوں سے محویگ گفتگو رہنا۔ کنیز صوفیہ نے قصداً اپنی بات نامکمل چھوڑ دی تھی، اور وہ حبشی زادہ کیا کہتا ہے؟ شہزادہ معز الدین کی آنکھوں میں خون سا اتر آیا تھا۔ وہ غلامانہ انداز میں سر جھکائے کھڑا رہتا ہے۔ صوفیہ نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بیان کر رہی تھی۔ غلام اور کر بھی کیا سکتا ہے، مگر جب شاہ کی مسلسل شہ ملے گی تو ایک دن وہ بھی برابری کا دعویٰ کر بیٹھے گا، مگر میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ شہزادہ معز الدین کے ہونٹوں سے آگ برس رہی تھی۔ ملک عز الدین نے رضیہ سلطانہ کو صاف صاف لکھ دیا، آپ کی اقتدار کے مسئلے پر کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی، آپ حکومت سے دستبردار ہو جائیں، میں مرکز کا پابند رہوں گا۔ ملک عز الدین نے نظام الملک کے مشورے پر یہ چال چلی تھی۔ اسے یقین تھا کہ رضیہ سلطانہ تاج و تخت نہیں چھوڑے گی اور پھر اس کے خلاف بغاوت کا جواز پیدا ہو جائے گا۔ رضیہ سلطانہ نے ملک عز الدین کا خط پڑھا اور پھر وہ ایک لشکر جرار لے کر حاکم لاہور کی سرکوبی کے لیے دارالحکومت سے نکل کھڑی ہوئی۔ دہلی کے عام باشندوں نے پہلی بار رضیہ سلطانہ کو فوج کی قیادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ مردانہ لباس میں گھوڑے پر سوار تھی۔ امراء سلطنت نے محسوس کیا کہ رضیہ سلطانہ کے تیور خطرناک تھے۔ وہ ایک ایسے پر اعتماد سپاہی کی طرح محاذ جنگ کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ فتح و نصرت اس کا مقدر ہے اور شکست و نامرادی دشمن کا نصیب۔ سالار سیف الدین ایبک رضیہ کے بائیں جانب چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ ملک عز الدین کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایک نرم و نازک دوشیزہ کسی عقاب کی مانند اس کے سر پر آ پہنچے گی۔ وہ اپنی فوج لے کر لاہور کی حدود سے باہر نکلا۔ پھر جب دونوں لشکر مقابل ہوئے تو عز الدین کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے مصالحت ہی میں عافیت سمجھی۔ ملک عز الدین تنہا اپنی صفوں سے نکلا اور سلطان کے خیمے کی طرف بڑھا۔ نظام الملک علاء الدین شیرخانی اور ملک سیف الدین کوچی اسے روکتے ہی رہ گئے، مگر وہ اپنے انجام سے بے پرواہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ رضیہ سلطانہ کو خبر ہوئی تو اس نے اپنے خیمے کے دروازے پر حاکم لاہور کا استقبال کیا۔ ملک عز الدین فرما روائے ہند کے سامنے گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ سلطان اعظم، مجھ سے کہا گیا تھا کہ ایک پردہ نشین عورت ملک کو متحد نہیں رکھ سکتی، مگر میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ ناقابل یقین ہے۔ تیری آنکھوں نے کیا دیکھا عز الدین؟ رضیہ سلطانہ کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ آپ کے جاہ و جلال نے مجھ سے قوت گویائی چھین لی ہے۔ عز الدین اپنی دستار کو بچانے کی آخری کوشش کر رہا تھا۔ اس سے زیادہ کیا عرض کروں کہ آپ کے سوا کوئی حکمرانی کے لائق نہیں۔ تجھے ورغلانے والے کون لوگ ہیں؟ رضیہ سلطانہ نے قہرناک لہجے میں پوچھا۔ ملک عز الدین نے کسی پس و پیش کے بغیر نظام الملک علاء الدین شیرخانی اور سیف الدین کوچی کے نام لے دیے۔ اگر تو ان تینوں کو اس دشت عذاب میں بے امان چھوڑ دے تو ہم تجھ پر پہلے سے زیادہ مہربان ہو سکتے ہیں۔
यकायक रज़िया सुल्ताना का लहजा बाद सबा की तरह खुशगवार हो गया। मैं सिर्फ आपकी रज़ा चाहता हूँ सुल्तान आज़म। मलिक इज़्ज़ुद्दीन को महसूस हो रहा था जैसे वो मसाइब के गर्दाब से निकल आया है और साहिल मुराद उसकी आंखों के सामने रोशन है। रज़िया सुल्ताना ने बहुत दूर अंदेशी से काम लिया और मलिक इज़्ज़ुद्दीन जैसे ताकतवर अमीर को अपना हमनवा बनाने के लिए उसे मुल्तान का इलाका भी बख्श दिया। हाकिम लाहौर अपनी कामयाबी पर बहुत मसरूर था। उसने निज़ामुल मुल्क अलाउद्दीन शेरखानी और मलिक सैफुद्दीन कूची को धोखे से गिरफ्तार करके सुल्तान की खिदमत में पेश करने का वादा किया और अपने लश्कर की तरफ लौटा। निज़ामुल मुल्क ने उस वक्त नए खतरे की आहट सुन ली थी जब इज़्ज़ुद्दीन तने तनहा लश्कर सुल्तानी की तरफ रवाना हुआ था। फिर जब हाकिम लाहौर रज़िया सुल्ताना का तौक़े ग़ुलामी पहनकर वापस लौटा तो वो तीनों बहुत दूर जा चुके थे। मलिक इज़्ज़ुद्दीन किसी ताख़ीर के बगैर दोबारा सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और फरमारवाए हिंद को नई सूरत हाल से आगाह कर दिया। रज़िया ने जमालुद्दीन याकूत की तरफ देखा। हिंदुस्तान की ज़मीन पर गलाजत के ये 3 अंबार हैं, इन्हें साफ कर दो। याकूत हबशी चंद कदम आगे बढ़ा और फरमारवाए हिंद के रूबरू खम हो गया। आकाए नेमत, ये तीनों निशान मिटा दिए गए। सालार सैफुद्दीन ऐबक और दूसरे उमराए सल्तनत को पहली बार महसूस हुआ कि याकूत हबशी अपनी हुदूद से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। मजलिस ख़ास में मौजूद किसी भी शख्स को रज़िया सुल्ताना का हुक्म और जमालुद्दीन का यह दावा पसंद नहीं आया था। फिर याकूत हबशी 10,000 सिपाहियों पर मुश्तमिल फौज लेकर तीनों बागियों के ताक़ुब में रवाना हो गया और रज़िया सुल्ताना दारुल हुकूमत लौट आई। दिल्ली के करीब पहुंचते ही सैफुद्दीन ऐबक को लू लग गई थी। शाही तबीबों ने बहुत इलाज किया मगर वो जाँ पर ना हो सका। रज़िया सुल्ताना को ऐबक की मौत का बहुत गम था। उस जांबाज सालार ने कदम कदम पर न सिर्फ रज़िया की हिफाजत की थी बल्कि अपनी आकाज़ादी को इक़्तिदार की मंजिल तक पहुँचाने में भी नुमायाँ किरदार अदा किया था। फरमारवाए हिंद ने कई दिन तक अपने सालार की मौत का सोग मनाया। फिर कुतुबुद्दीन को अमीर लश्कर की जिम्मेदारियां सौंप कर उसे रतनबोर की तरफ रवाना कर दिया। सुल्तान रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह की बद इंतज़ामियों के सबब रतनबोर के किले पर दोबारा राजपूतों की हुकूमत कायम हो गई थी। इक़्तिदार मिलते ही हिंदुओं का रक़्स वहशत शुरू हो गया था और मकामी मुसलमानों के लिए ज़िंदगी एक हराम शय बनकर रह गई थी। अगर तुम रतनबोर के किले पर अपना परचम न लहरा सके तो मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। रज़िया सुल्ताना ने नए सालार कुतुबुद्दीन को रुखसत करते हुए कहा, बस उन मुसलमान कैदियों को वापस ले आओ जो हिंदुओं की कैद में गुलामों की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन रतनबोर की तरफ रवाना हो गया और रज़िया सुल्ताना याकूत हबशी का इंतजार करने लगी जिसकी अभी तक कोई खबर नहीं मिली थी। दरबार पर गहरा सुकूत तारी था। यकायक नकीब की पुरशोर आवाज़ में बामुदर गूंज उठे, अमीर आखोर शर्फ बारे आबी चाहते हैं। हाज़िरीन दरबार पलटकर सदर दरवाजे की तरफ देखने लगे। जमालुद्दीन याकूत के नाम पर उमराए सल्तनत के चेहरे बिगड़ गए थे और शहजादा मुइज़ुद्दीन को यूँ महसूस हुआ था जैसे किसी खिदमतगार ने सरेआम उसे गाली देकर मुखातिब किया हो। जमालुद्दीन याकूत अपने गिरदोपेश के हालात से बेखबर बावक़ार अंदाज में चलता हुआ तख्त शाही के करीब पहुंचा। उसके ताकतवर हाथों में एक बड़ा ख्वान था जिस पर सुर्ख कपड़ा बिछा हुआ था। याकूत हबशी ने वो ख्वान रज़िया सुल्ताना के पैरों के नज़दीक रख दिया, फिर 2 कदम पीछे हटकर फरमारवाए हिंद की खिदमत में सलाम पेश किया। ये क्या है? रज़िया सुल्ताना ने हैरत ज़दा अंदाज में ख्वान की तरफ इशारा किया। आकाए नेमत के हुक्म की तामील, अलाउद्दीन शेरखानी और मलिक सैफुद्दीन कूची के सर। ये कहकर याकूत हबशी ने ख्वान पर से सुर्ख कपड़ा हटा दिया। बड़ा हौलनाक मंजर था। चंद लम्हों के लिए अहले दरबार की सांसें रुक सी गईं। रज़िया सुल्ताना जोश इस्तराब में खड़ी हो गई। अलाउद्दीन शेरखानी और मलिक सैफुद्दीन कूची के कटे हुए सरों की तरफ देखा, फिर याकूत हबशी से मुखातिब हुई, और निज़ामुल मुल्क? गुलाम उस पर काबू न पा सका। याकूत हबशी के लहजे से शदीद निदामत का इजहार हो रहा था मगर अब उसकी हैसियत एक खारिज ज़दा कुत्ते से ज़्यादा नहीं जो अपनी जान बचाने के लिए तंगो तारीक पहाड़ी रास्तों में भागता फिर रहा है। जमालुद्दीन याकूत ने पायल के इलाके में अलाउद्दीन शेरखानी और सैफुद्दीन कूची को शिकस्त दी और दोनों के सर काट लिए। पायल सरहद का मज़ाफ़ाती इलाका है। निज़ामुल मुल्क फरार होकर बरदार में रूपोश हो गया। बरदार हिंदुओं के मुक़द्दस मकाम हरदवार के नवाह में एक पुरपेच पहाड़ी सिलसिला है। याकूत हबशी ने कुछ दूर तक निज़ामुल मुल्क का पीछा किया मगर रास्ते की दुश्वारियों के सबब वापस लौट आया। रज़िया सुल्ताना ने सताशी नज़रों से अमीर आखोर की तरफ देखा। अहले वफा के यही अंदाज होते हैं। फिर पलटकर अलाउद्दीन शेरखानी और सैफुद्दीन कूची के कटे हुए सरों की तरफ देखा और अहले हविस का यही अंजाम होता है। दूसरे दिन इस फतह की खुशी में दरबार खास आरास्ता किया गया। निज़ामुल मुल्क के नायब ख्वाजा मेहदी गजनवी को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर फायज किया गया। लखनऊती, बंगाल, सिंध और दूसरे इलाकों के इंतज़ामात काबिल एतमाद तुर्क सरदारों के सुपुर्द किए गए। सबसे आखिर में एक ऐसा ऐलान किया गया जिसे सुनकर हाज़रीन दरबार के होश उड़ गए। जमालुद्दीन याकूत को अमीरुल उमरा बना दिया गया। तुर्क सरदारों को यूं महसूस हुआ जैसे वक्त की तेज आंधी उनके अमामों के सरों से उड़ा कर ले गई हो और फिर याकूत हबशी
انہیں اماموں کو پامال کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ شہزادہ معیز الدین اس دن کے انتظار میں تھا۔ جمال الدین یاقوت کے امیر الامراء ہوتے ہی وہ ترک سرداروں سے ملا۔ میں نے جس خطرے کی پیشگوئی تھی آپ نے اسے مجسم ہوتے دیکھ لیا۔ ترک امرائے سلطنت تاج الدین، ملک محمد ضیاء الملک اور خواجہ رشید وغیرہ خاموش بیٹھے، شہزادہ معیز الدین کا منہ تک رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں شدید ناگواری کا رنگ ابھر ابھر کر ڈوب رہا تھا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ شہزادہ معیز الدین کا لہجہ طنزآمیز تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ترک سرداروں کے جذبات مشتعل ہو جائیں، اور جس طرح ان بااثر لوگوں نے اس کے بڑے بھائی سلطان رکن الدین فیروز شاہ کو معزول کر کے رضیہ کو تخت پر بٹھایا تھا، اسی طرح وہ رضیہ کا تاج چھین کر اس کے سر پر سجا دیں۔ غرض اس قسم کی خوش فہمیوں میں مبتلا شہزادہ معیز الدین ترک سرداروں کو اپنی حقیقی بہن کے خلاف ورگلا رہا تھا۔ ترک سردار ابھی تک خاموش تھے۔ وہ جہاں دیدہ اور تجربہ کار لوگ ایک نوعمر شہزادے کے سامنے اتنی آسانی کے ساتھ کس طرح کھل سکتے تھے؟